करें 16 सितंबर की, तो आज के दिन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था टू कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके तहत CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और HDFCs के ऊपर बैन लगाने की बात की गई थी, क्योंकि ये प्रोटोकॉल सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर पे था। इसके अलावा आज ही के दिन 1975 में पापुआ न्यू गिनी इंडिपेंडेंट देश बन गया था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब ये देश न्यू गिनी आइलैंड के ईस्टर्न हाफ में स्थित है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको ये आइलैंड दिख जाएगा। इसकी कैपिटल पोर्ट मोर्सबी है। अच्छा, जो न्यू गिनी का वेस्टर्न हाफ है वो इंडोनेशिया में आता है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, क्योंकि न्यू गिनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। अब 15 तारीख की हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल अमेरिका के 5 देशों को इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन वो इवेंट आइसोलेशन में नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पहले 1810 में मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी, जिसमें रोमन कैथोलिक प्रीस्ट मिगेल कॉस्टेला ने अपने चर्च की बेल को बजाया था और लोगों को हथियार उठाने का आह्वान किया था। इस इवेंट को हम क्राई ऑफ डोलोरेस नाम से जानते हैं और बाद में 16 सितंबर को ही मेक्सिको ने अपना इंडिपेंडेंस डे अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, क्राई ऑफ डोलोरेस को कमोमोरेट करने के लिए हर साल इंडिपेंडेंस डे के पहले मेक्सिको के प्रेसिडेंट मिगेल कॉस्टेला की बेल को बजाते हैं और इनका चर्च आज के समय में नेशनल पैलेस इन मेक्सिको सिटी बन गया है। अब देखिए, इंटरनेशनल इवेंट्स हमारे लिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और साथ ही साथ एक ओवरऑल व्यू देते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का। इसीलिए हमने मलेशिया डे को भी कवर किया है, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है टू कमेमोरेट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मलेशियन फेडरेशन, जो कि 1963 में हुआ था। अब देखिए, मलेशियन फेडरेशन में सिंगापुर भी आता था, बट बाद में सिंगापुर अलग हो गया था। आगे हम इनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। बात करें इवेंट्स की, तो आज ही के दिन 1908 में जनरल मोटर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शेवरोले जनरल मोटर्स का ही एक डिवीजन है और जनरल मोटर्स USA के डेट्रॉइट में हेडक्वार्टर्ड है। इसकी स्थापना विलियम C. ड्यूरेंट के द्वारा की गई थी। वॉक्सवैगन, टोयोटा और डैमलर के बाद जनरल मोटर्स दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा आज ही के दिन 1920 में वॉल स्ट्रीट बॉम्बिंग हुई थी। आज के समय में बॉम्बिंग्स के लिए कार्स और ट्रक्स का इस्तेमाल होता है, वैसे ही उस समय पर हॉर्स वैगन का इस्तेमाल किया गया था और ये उस समय की काफी ज्यादा हाईलाइटेड घटना थी। अब देखिए, 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और वॉर में हुए खर्चे की वजह से US की इकोनॉमी काफी डाउन चल रही थी। इसीलिए ये माना जाता है कि ये अटैक एक एंटी कैपिटलिस्ट एजिटेशन था। बात करें भारत की, तो 1931 में आज ही के दिन हिजली डिटेंशन कैंप में अनार्म्ड प्रिजनर्स के ऊपर फायरिंग कर दी गई थी। इस इवेंट को हम हिजली फायरिंग के नाम से जानते हैं। आज के समय में हिजली डिटेंशन कैंप IIT खड़गपुर का पार्ट है। ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था क्योंकि इसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता की मृत्यु हो गई थी और कई सारे अन्य प्रिजनर्स घायल हो गए थे। 1955 में आज ही के दिन पहली बार किसी सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ने का सफल परीक्षण किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट था ये सोवियत यूनियन की नेवी ने किया था और इनकी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को पॉपुलरली ज़ूलू क्लास सबमरीन के नाम से जाना जाता है। भारत के पास अरिहंत क्लास की सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स दागने में सक्षम है। इसके अलावा आज ही के दिन 1959 में जेरोक्स 914 को पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक कॉमर्शियल प्लेन पेपर कॉपियर था। अब जो जेरोग्राफिक प्रोसेस थी उसका इन्वेंशन चेस्टर कार्लसन ने किया था, लेकिन जेरोक्स 914 ने इस पूरी प्रोसेस को काफी ज्यादा तेज और इकोनॉमिकल बना दिया। 1992 में 16 सितंबर को हम ब्लैक वेडनेसडे के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाउंड स्टर्लिंग को यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म से विड्रॉ कर लिया था। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पाउंड स्टर्लिंग काफी ज्यादा मजबूत करेंसी थी एज कंपेयर टू
अदर करेंसीज इन यूरोप। और जब एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म्स के नेगोशिएशंस हुए थे तो एक कैप रखी गई थी कि किसी भी देश की करेंसी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू को स्टेबल रखने में असफल रही थी। और देखिए यूरो भी इसी इवेंट के बाद अडॉप्ट किया गया था ताकि एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म्स के बजाय यूरोपियन कंट्रीज एक कॉमन करेंसी से आपस में एक्सचेंजेस को कंडक्ट कर सकें। बात करें बर्थ की, 1893 में एल्बर्ट जेंट का जन्म हुआ था जो कि एक हंगेरियन बायोकेमिस्ट थे और इनको 1937 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर आइसोलेटिंग विटामिन सी। और इन्होंने ही वेरियस कंपोनेंट्स और रिएक्शंस को डिस्कवर किया था विच आर इन्वॉल्व्ड इन सिट्रिक एसिड साइकिल। 1916 में आज ही के दिन एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का जन्म हुआ था जो कि एक बहुत ही फेमस कर्नाटिक सिंगर थी। शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न। इसके अलावा शी वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव रैमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1974। और इसके अलावा शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में परफॉर्म किया था इन द ईयर 1966। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली क्वान यू का 1923 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। इनके बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपने ही कार्यकाल में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बना दिया। हालांकि इनका कार्यकाल 30 साल से ऊपर का था, बट फिर भी इतने छोटे समय में इन्होंने सिंगापुर में काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स किए। 1931 में आज ही के दिन ईसीजी सुदर्शन का जन्म हुआ था जो कि एक इंडियन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स में काफी कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन ही इज बेस्ट नोन फॉर ग्लोबर सुदर्शन की रिप्रेजेंटेशन। अब इस कॉन्सेप्ट के डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, बट इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी को जरूर देख लेंगे बिकॉज ये एक फाइन एग्जाम्पल है जहां पर एक इंडियन साइंटिस्ट को उनकी डिस्कवरी का क्रेडिट नहीं मिला और किसी और व्यक्ति ने उन्हीं की डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज ले लिया। अच्छा, 1999 में इन्होंने एक किताब लिखी थी डाउट एंड सर्टेनिटी। अगर आप थोड़ा भी साइंस या फिर इंडियन फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अब देखिए कंट्रोवर्सी क्या थी, इसको समझ लेते हैं। फिजिक्स की एक ब्रांच है क्वांटम ऑप्टिक्स। सुदर्शन जी ने इस एरिया में 1960 में काम करना शुरू किया और यहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज का इस्तेमाल कर रहे थे। 2 साल बाद रॉय जे ग्लोबर ने जो पुरानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज थी उनको ही क्रिटिसाइज कर दिया और कहा कि ये सही से ऑप्टिकल फील्ड्स को एक्सप्लेन नहीं करती। अब सुदर्शन इन्हीं थ्योरीज के बेसिस पे अपने रिसर्च पेपर्स बना रहे थे, तो इन्होंने रॉय जे ग्लोबर को अपने रिसर्च पेपर का एक प्री प्रिंट भेजा जिसमें उन्होंने अपने आइडियाज को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर रॉय जे ग्लोबर ने बहुत ही चालाकी से ईसीजी सुदर्शन को ये बताया कि उनको भी सिमिलर रिजल्ट्स मिले हैं और उनसे कहा कि आप अपने पेपर में मुझे एक्नॉलेज करिए, जबकि उन्होंने खुद के पेपर में सुदर्शन की रिसर्च को क्रिटिसाइज किया था। इसके बाद सुदर्शन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलने से काफी बार रोक दिया गया और 2005 में ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उस साल रॉय जे ग्लोबर को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दे दिया गया डिस्पाइट ऑफ प्रोटेस्ट बाय सेवरल साइंटिस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। इससे आपको पता चलता है कि कैसे इवन इन दी साइंटिफिक कम्युनिटी इंडियन एकेडमिशियंस के खिलाफ बायस किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक समय पर सुदर्शन होमी जहांगीर बाबा के साथ काम कर रहे थे और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसमें किसी इंडियन थ्योरी को चुरा के उसको अपना बता के ऑल अराउंड दी वर्ल्ड क्रेडिट्स ले लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा काफी समय से चल रहा है। बात करें डेथ्स की तो आज ही के दिन 1736 में डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट का निधन हो गया था, जिनको पायनियर माना जाता है इन द फील्ड ऑफ एग्जैक्ट थर्मोमेट्री। इन्होंने ही मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर का आविष्कार किया था और साथ ही साथ फ़ारेनहाइट स्केल को भी प्रपोज किया था। इसके अलावा 1925 में अलेक्जेंडर फ्रीडमैन का निधन हो गया था जो कि एक सोवियत फिजिसिस्ट थे एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स समय के साथ
एक्सपैंड करता चला जा रहा है। इसके लिए इन्होंने जिन इक्वेशंस का इस्तेमाल किया उनको हम फ्रीडमैन इक्वेशंस कहते हैं। लास्टली 1932 में आज ही के दिन सर रोनाल्ड रॉस का निधन हो गया था, जो कि एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर थे और इनको 1902 में नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मिला था, क्योंकि इन्होंने पता लगा लिया था कि मलेरिया का ट्रांसमिशन मॉस्किटोज के थ्रू होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म भारत में हुआ था एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश नोबेल लॉरिएट।